Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफताब इरफान के साथ। सिरोही शिवगंज विधानसभा की आज हम चर्चा करेंगे। चुनाव आए, पहले नामांकन भरा गया, उसके बाद प्रचार का शोर सुनाई दिया। एक ओर से आवाज़ आई, काम बोलता है, संयम जी लोढ़ा का काम बोलता है। तो दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन दोनों आवाज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक ओर से विकास, एक ओर से धर्म, हर तरह की राजनीति इस विधानसभा में देखने को मिली। उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और उस मतदान के बाद आए एग्जिट पोल, वो भी कंफ्यूज दिखे, आधे उधर, और इसके साथ साथ भोपों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी भी सामने आई। इतना कुछ होने के बाद भी दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक थे, वे अपने अपने प्रत्याशी को जीत बताते नज़र आ रहे हैं। आज हमारे साथ दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे उनके प्रत्याशी की जीत का लॉजिक और तर्क। मेरे साथ मौजूद हैं पार्षद सुधांशु गौड़, जो राजनीति में नए हैं लेकिन बहुत तेज़ी से उभरे हैं, और इसकी वजह है कि तर्क और आंकड़ों की राजनीति में वे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर मेरे साथ हैं जाने माने राजनीतिक नारायण देवासी, जो जिला उपाध्यक्ष भी हैं और कई बार आप हमारे मशाल न्यूज़ चैनल पर इन्हें देख चुके हैं। तो सबसे पहले गौड़ साहब से हम जानना चाहेंगे कि उनके प्रत्याशी की जीत का वे क्या लॉजिक देते हैं, क्या तर्क देते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि अब तक जो भी शोर शराबा हुआ 25 तारीख को ख़त्म हो गया। उसके बाद में जब बूथ नंबर 1 से लगा करके बूथ नंबर 280 तक की हमने गणित देखी, उसमें तो जो कोर वोटर कहे जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कोर वोटर कहे जाते हैं, उन बूथों में मतदान प्रतिशत जो हुआ है वो 70 से 75% हुआ है। और जो जनरल ओबीसी वोट जो होता है, जिसको बीजेपी अपना कोर वोटर भी कह सकती है, उनमें ये मतदान प्रतिशत जा रहा है 55 से 60। ऐसा नहीं है कि वो 55 से 60 टोटली उनको गया हो, या हमारा 70 से 75 जो है वो टोटल कांग्रेस हो गया। परंतु इन दोनों के गणित को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 14% की लीड इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में संयम जी को मिलेगी और बड़े आराम से वो इस क्षेत्र से वापस विधायक बनकर। इस आंकड़ों में आप एक चीज़ भूल रहे हैं जी, जो जिन बूथों पर देवासी है वहाँ भी 70% से ऊपर ही मतदान हुआ। मैं अधिकांश कह रहा हूँ मैं भाई। अब जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ बोकी बागली का। बोकी बागली कहने को देवासी लोगों का गांव है, परसेंटेज ऑफ वोटर वहाँ भी बहुत है, 70% के आसपास वोटिंग हुई है। लेकिन उस क्षेत्र में जो विकास संयम जी ने करवाया, पिछले 70 सालों में लाइट नहीं पहुंची थी, वहाँ पहुंच गई। तो वो जो झुकाव हुआ है, उन बीजेपी के गढ़ में से जो संयम जी ने वोट खींचे हैं, वो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और वही उनका मार्जिन है 12 से 14%। ये मेरी गणित है। गौड़ साहब अपने आंकड़ों से अपने प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहे हैं, वहीं नारायण जी देवासी इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे भी जानें। देखिए, पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के मित्र से ये कहना चाहूँगा कि ये जाति और वर्ग वाली बात हम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हमने मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर और इससे पूर्व 2013 में वसुंधरा जी की सरकार में इस क्षेत्र के अंदर जो भी हमने उपलब्धियां हासिल की थी, उसको लेकर हम मतदाताओं के बीच में गए। हमने वहाँ देखा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। क्षेत्रीय विधायक के ये जो विकास कार्य गिना रहे हैं, उसमें लोगों ने उनने भ्रष्टाचार की बात कही, लोगों ने तुष्टीकरण की बात कही, लोगों ने तानाशाह रवैये की बात कही। और प्रचार के दौरान हमने देखा कि जो रुझान है वो एक तरह से चुनाव टिकट फाइनल होने के पहले जो परिस्थितियाँ थी उसमें निरंतर बदलाव आता गया, और अंततः मतदान तक ये देखा गया कि लोग जो है वो चाहते हैं सत्ता का परिवर्तन, लोग यहाँ भी परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए
परिवर्तन होगा और बीजेपी आप तुष्टीकरण की आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों भूलते हैं कि प्रचार के दौरान आपके प्रत्याशी भी दरगाह में मत्था टेकने पहुंचे? देखिए, दरगाह में मत्था टेकना या भगवान के मंदिर के दर्शन करने की बात नहीं है। जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बर्ताव करता है, जैसे मैं तुष्टीकरण का एक आपको उदाहरण देता हूँ कि यहाँ जो मूर्तियाँ लगाई गई, उस मूर्तियों के अंदर यहाँ से थोड़ा दूर अहिंसा सर्कल है। अहिंसा सर्कल के वहाँ पर एक धर्म विशेष की जो मूर्ति लगने वाली थी, उन्होंने उस दबाव के अंदर उसको निरस्त कर दिया और हिंदू देवी देवताओं की जिनकी प्रतिष्ठा के द्वारा मूर्तियां स्थापित की जाती है, उनको उन्होंने नज़रअंदाज किया और एक तरह से जो मर्जी आई उस तरह से उनको स्थापित किया। ये लोगों में गहरा आक्रोश था और कहीं ना कहीं ये लोगों में महसूस हुआ कि हमारे धर्म के प्रति ये जो व्यवहार है वो दुर्भावना है। ये इसी को कहेंगे कि ये तुष्टीकरण का बर्ताव। आपकी बात पे गौर साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। आप जो ये कह रहे हैं कि भाई चौराहों पर मूर्ति लगा दी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, आप मुझे एक बात बताएं, मेरे बड़े भ्राता हैं और मेरे मित्र के भी बड़े भ्राता हैं ये, कि कुछ जगह ऐसी हैं सिरोही में कि जहाँ लोगों को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। तो अब अगलों की इच्छा होती है सबकी दर्शन करने की, तो आज यदि उनको वो सुलभ है, आज जैसे विवेकानंद जी हैं, सुलभ है कि भाई हाँ यहाँ आकर के किसी भी 36 कौम का आदमी बैठ करके कोई पढ़ाई लिखाई अपनी कर सकता है या उनके दर्शन कर सकता है। नहीं, आपने बोला मंदिर में घुसने नहीं दिया, ऐसी जगह तो सिरोही में कहीं नजर नहीं आई कि जहाँ मंदिर में किसी पर रोक लगे। नहीं जाने देते हैं। जो अंदर के गांव हैं, आप इस साइड चले जाओ, आपके सिरोही ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएं तो वहाँ अंदर नहीं जाने दिया जाता है, मतलब रोका जाता है। ऐसा नहीं कि मारपीट हो रही है, बस उनको कह दिया जाता है कि भैया बाहर रहते। तो ऐसे लोगों की जो भावनाएं आहत हुई, उन लोगों के मन में भी गुस्सा था कि भाई हमको हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों होता है। तो संयम जी ने 36 कौम को साथ लेकर के हर वर्ग विशेष की मूर्तियां सिरोही के अंदर जो स्थापित करवाई, वो उसी चीज़ का परिणाम है। उन्होंने अपने धर्म की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की। ऑलरेडी है ना अहिंसा सर्कल। अच्छा, आप नारायण जी बताएंगे कि इसमें लहर है कि करंट है? कोई कह रहा है करंट चल रहा है, कोई कह रहा है लहर चल रहा है, तो आप बताएंगे कि लहर कहीं नजर आई आपको? निश्चित रूप से मुझे सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर आई और लोग वर्तमान में नरेंद्र जी मोदी के कार्यों को लेकर के बहुत प्रभावित हैं। विशेषकर युवा वर्ग के अंदर तो बहुत ही रुझान देखा गया है, जो नए मतदाता जुड़े हैं। तो एक प्रकार से लहर हमने जब देखा कि ये जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि धर्म की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हमने ये कहा कि मोदी जी की सरकार के अंदर बाबरी जो मसला था वो सुलझा है और राम मंदिर का निर्माण होता है। अगर अच्छे कार्य को कहना और उसको धर्म की भी बात कहना कोई गुनाह नहीं है। हम धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन ये तो कोर्ट का फैसला था, ये मोदी जी का फैसला नहीं। मान लिया, उपलब्धि जिस सरकार के अंदर होती है उसकी मानी जाती है और लोगों ने भी इसको स्वीकार किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जो पहले यहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस के वो कहा करते थे कि ये लोग कहते हैं भाजपा वाले कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उसका हमने इस प्रचार के अंदर कहा भी कि मंदिर बन गया है और आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। तारीख भी बता, तारीख भी बता। आप बताइए। उन्होंने एक बात बोली कि आपने जैसे पूछा कि भाई कोर्ट का फैसला है, तो आप इस बात से सहमत हैं कि भाई मोदी जी के कार्यकाल में ये फैसला आया। अब मैं सिरोही शिवगंज क्षेत्र की बात करता हूँ। ये दुष्प्रचार ये करते हैं कि बत्तीसा हम लाए, मेडिकल कॉलेज हम लाए, टाउन हॉल हम लाए, जितने भी सिरोही के अंदर विकास हुए हैं वो हमारी सरकार के टाइम पे। लेकिन मैं इन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ, आखिरकार वो काम धरातल पे जो उतरे वो तो संयम जी का कार्यकाल में उतरे। उस चीज़ को तो मानो आप भी। और आज सिरोही में जो 5 साल उन्होंने काम किया है उसको आप माने या नहीं माने, आज प्रवासी यदि आते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार वास्तव में बहुत चेंज आया है और कि संयम जी यदि रहे, कंटिन्यू रहे, तो सिरोही वास्तव में भारत में नाम से जाना जाएगा। आप बताइए, विकास हुआ है या नहीं हुआ है पिछले 5 साल? विकास हुआ है, मैं इसको कभी मना नहीं बोल सकता। जो सामने दिखता है वो सही है, लेकिन विकास के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ, ये जनता में आक्रोश है। सड़कें बनी हैं करोड़ों रुपए की, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि उखड़ती हुई सड़कों को लोगों ने बताया है। ये भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत आक्रोश था, इसलिए लोगों ने विकास के ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है भ्रष्टाचार उस पर ध्यान दिया है, इसके खिलाफ वोटिंग की। आपने दोनों के ही मत सुने और आने वाले 25 घंटों में आपको परिणाम भी सामने आ जाएंगे
अब दोनों के मत से आप कितना सहमत हैं ये आप पर छोड़ा जाता है। और आप दोनों का धन्यवाद कि आपने मशाल न्यूज़ में पधार कर अपने मत जाहिर किए। धन्यवाद।